जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में ग्लोब, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में इस वीडियो में समझते हैं कि क्या होता है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और ग्लोब। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? तो पृथ्वी के नमूना यानी मॉडल, पृथ्वी के जो मॉडल होता है, आकृति होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी की हूबहू आकृति को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा ग्लोब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की आकृति को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। जो पृथ्वी जो है हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो पृथ्वी को पढ़ने के लिए उसकी आकृति को मॉडल बनाया गया, उसी को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में आसानी से स्टडी करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, ग्लोब पर जो है, इन्हीं ग्लोब पर जो है अलग अलग प्रकार की रेखा जो है वो लाइन खींचा गया, उन सब रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है हमारा किस तरीका का? पृथ्वी की आकृति जो है वो सामान्यतः गोल होता है। कैसा आता है? गोल। पृथ्वी जो हमारा कैसा है? गोल है। तो देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से सबसे पहले दो भागों में एक रेखा खींचा गया। पृथ्वी के बीचों बीच पृथ्वी की आकृति जो है वो कैसा है? गोलाकार है। मान लेते हैं गोला है। पृथ्वी के बीचों बीच जो है, और पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने के लिए पृथ्वी को बीचों बीच एक से रेखा खींचा गया है। इस रेखा को बोला जाता है विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसी का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब आपसे पूछेगा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी को कितने दो भागों में बांटती है। पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा जो होती है, और कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। भूमध्य ऐसे याद कर सकते हैं। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीचों बीच, जो पूरे भूमि को दो भागों में बांटती है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के बाद हम लोग समझते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? देखिए, अक्षांश रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो विषुवत रेखा के समानांतर जो है, विषुवत रेखा के समांतर, मतलब आपसे पूछेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समांतर इस तरीका से जो है वो प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर जो है वो इस पर एक ग्लोब पर रेखा खींचा गया है, उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। आपसे पूछेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो विषुवत रेखा के समानांतर, ये जो बीच वाला कौन हो गया? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर जो खींचे जाने वाली जो रेखा है वो सब कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा उसे कहते हैं। ये जो है प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है, तो इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। या इसको बोल सकते हैं, देखिए, या इसको बोल सकते हैं पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन नक्शा पर हमेशा जो इधर वाला डायरेक्शन देता है, ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ, इधर वाला ईस्ट यानी पूरब, और इधर वाला क्या होता है? वेस्ट यानी पश्चिम। तो जब पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली रेखा जो है वो कौन सी रेखा हो जाएगी? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। या बोल सकते हैं विषुवत रेखा के समानांतर खींचे जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पर टोटल कितने हैं, हमेशा पूछा जाता है, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखा है? तो 181 अक्षांश रेखा। देखिए कैसे हम निकालेंगे। जो पृथ्वी जो हमारा कैसा है? गोला है। देखिए, अक्षांश रेखा हम लोग समझते हैं। अक्षांश रेखा जो है वह देखिए पृथ्वी इस तरीका से है, कितना डिग्री पृथ्वी जो है और इस तरीका से गोला है। तो इस तरीका से अक्षांश रेखा देखिए, ऊपर जो है पृथ्वी को विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग जो होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? उत्तरी, क्योंकि उत्तर में है तो उसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर जो पृथ्वी, आपसे पूछेगा पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखा, ये तो हम लोग समझ गए अक्षांश रेखा किसे कहेंगे। तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखा हैं, तो पृथ्वी पर टोटल जो है वो 181 अक्षांश रेखा। कैसे हैं देखिए, पृथ्वी पर इधर हम लोग मिलाएंगे, बीचों बीच जाने वाली रेखा कौन सी होगा? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को इधर जो होगा वह टोटल 90 अक्षांश रेखा है। कितना है? इधर वाला ऊपर खींचा गया 90, इधर से करेंगे 90, और नीचे भी खींचा गया है इधर 90। तो 90 ऊपर होता है, 90 नीचे, 90 ऊपर, 90 नीचे, 90 कितना हो गया? 180। 90 180 मैंने विषुवत रेखा के ऊपर कितनी अक्षांश रेखा है? 90 को। विषुवत रेखा के नीचे कितनी अक्षांश रेखा है? 90 को। और बीच वाला जो एक हमारा विषुवत रेखा जो है ये अभी एक प्रकार का कौन सी अक्षांश रेखा है? कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। तो 180 और एक विषुवत रेखा को मिलाकर 180 और एक 181,
टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181 अक्षांश रेखा। आपसे पूछेगा पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो 181, 90 को उत्तरी गोलार्ध में, 90 ठो कितनी दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ठो विषुवत रेखा को लेकर, तो टोटल कितने हो गए? 181 हो गए। अब एक और पूछा जाता है हमारे जो विषुवत, ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो अक्षांश रेखाएं जो मान लीजिए ए वाला अक्षांश रेखा, तो इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो कितना होता है? अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होता है, दूरी जो होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वो 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। अब देखिए हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में समझते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए एक और हम लोग यहाँ पिक्चर फोटो बनाते हैं। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, तो देशांतर रेखा, अगर उत्तर वाला जो हमें पता है, इधर वाला इसको बोलते हैं, ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है, तो ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव का है। तो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इस तरीके से मान लेते हैं, गोला है, गोल बना लेते हैं, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। वैसी रेखा जो उत्तरी ध्रुव को, दोनों ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, इंग्लिश से बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यह इसको ऐसे बोल सकता है, दोनों ध्रुव को, दो एक ध्रुव होता है उत्तरी और दक्षिणी, तो दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वो कौन सी रेखा हो जाएगी? देशांतर रेखा। कौन सी होगा? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा होती है। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा हैं? आपसे पूछेगा पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखा हैं? तो 360। कितने देशांतर रेखा हैं? 360। देखिए पृथ्वी जो है वो ब्रिज है, तो ब्रिज पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो हर एक डिग्री पर जो है वह एक देशांतर रेखा खींचा जाता है। तो हर एक डिग्री पे एक देशांतर, 360 डिग्री का कौन बनता है? तो 360 को देशांतर रेखा। कितनी देशांतर रेखा? 360। आपसे पूछेगा कुल कितनी देशांतर रेखा है? कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा कितनी होती है? तो 360 होती है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक और अब तक पूछा जाता है कि दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? तो इन देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो होता है वो 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111.32 किलोमीटर। इतना हमको याद रखना है। तो देशांतर रेखा टोटल कितने? 360। अक्षांश रेखा कितने? 181। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसमें जो देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखा से कुछ निकला जाता है? समय। क्या निकला जाता है? समय। देखिए जो बीच वाला जो है वो इधर वाला उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दोनों जो मेन बीच वाला देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं से अब पूछा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरता है? तो लंदन के ग्रीनविच समय से। देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करता है। कहाँ का, किसका निर्धारण करता है? समय का। देशांतर रेखा से ही समय निकला जाता है। तो जो पूरी दुनिया के जो समय का निर्धारण होता है वो ग्रीनविच मेन टाइम, GMT हम लोग जानते होंगे, GMT बोला जाता है, ग्रीनविच मेन टाइम। यह जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाता है। लंदन के ग्रीनविच शहर, इसे प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसी से समय का निर्धारण किया जाता है। इसी से पूछता है एग्जाम में कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से होकर जाते हैं? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से। यहीं से समय का निर्धारण होता है। अब इधर वाला जो ग्रीनविच समय जो है, इधर वाला जो देखिए, इधर वाला हिस्सा कौन हो गया? पूर्व। इधर कौन हो गया? पूर्व। इधर वाला क्या हो गया? पश्चिम हो गया। इधर वाला हो गया पश्चिम। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर वाला एरिया जो है वो पूर्वी देश कहलाएंगे। पूर्व हो जाएगा, इधर वाला पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्वी देशों का समय हमेशा क्या होता है? आगे होता है। क्या होता है? आगे होता है। अभी समझा रहे क्या होता है आगे, इसका मतलब क्या होगा? और इधर वाला का समय पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस पार्ट वाला पीछे होता है और इधर वाला आगे होता है। जैसे हमसे पूछेगा हमारा जो भारत है पूरी दुनिया का समय का निर्धारण कहाँ से होगा? GMT से। लेकिन हमारा भारत है, अलग अलग देशों में देशांतर रेखा अलग अलग होता है ना। तो भारत जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इधर मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं भारत। तो भारत कहाँ पे लिखा है? 82। भारत जो है
भारत भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी देशांतर पर। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मतलब एक पूछेगा भारत के जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत के इलाहाबाद शहर है, भारत के इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये भारतीय एवं उत्तर रेखा, इसके बोलते हैं पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूछेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो भारत में इलाहाबाद के मिर्जापुर से। कहाँ से? इलाहाबाद के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय समय का निर्धारण जो है वह यहीं से होता है। कहाँ से होता है? इसी देशांतर रेखा से होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं से होता है। भारतीय समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो भारतीय समय का निर्धारण यहीं से होता है। इलाहाबाद के मिर्जापुर जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह इसी से होता है। अब हम लोग देखिए थोड़ा सा इसके आगे समझते हैं कि दो देशांतर रेखाओं जो पृथ्वी को जो है वह एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। तो देखिए जैसे दो देशांतर रेखा है तो पृथ्वी अपने आप तो घूम रही है, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से घूमता है ना, इधर से ऐसा बनाते हैं, इस तरीके से ऐसे घूमता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी जाने में जो है वो कितना समय लगता है पृथ्वी को, इसके बारे में समझते हैं। देखिए हमको पता है, सबसे पहले देखिए हमें पता है पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना घंटे का समय लेती है? 24 घंटे। कितना घंटा समय लगता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? चारों तरफ घूमती रहती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो है वह 24 घंटा का समय लेती है। कितना घंटा? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटे का समय लेती है। तो 24 घंटा ले देंगे और इसके 24 घंटा में कितने मिनट होते हैं, हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 24 घंटा मिनट को बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। टोटल कितना होगा? 1440 मिनट। 1440 मिनट हम निकाल रहे हैं कि एक दशमलव 1440 मिनट टोटल कितना होगा, मतलब पृथ्वी जो है वह एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रही है? 1440 मिनट। और देखिए हमको निकालना है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो पृथ्वी पर हमको पता है टोटल कितने देशांतर रेखा है? 360। कितने देशांतर रेखा है? 360। तो आप 360 से क्या करोगे? ये 1440 है, 360 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना निकल जाएगा? 4 मिनट। कितना हो जाएगा? 4 मिनट। मतलब पृथ्वी को यहाँ लिख सकते हैं, पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट? 4 मिनट। पृथ्वी को अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट? 4 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए एक और सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में समझते हैं कि भारतीय समय, जैसे देखिए ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच मेन टाइम जीएमटी और इंडियन टाइम जो है, मतलब जीएमटी और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, और भारतीय समय और ग्रीनविच समय से कितना आगे है, इसके बारे में पूछा जाता है कि भारतीय समय और लंदन के समय में कितना का अंतर होता है। तो इसको निकालते हैं, हमको पता इसको सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच समय से निकलते हैं। भारत जो है वो कितना डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री पर। भारत कितना पर स्थित है? भारत जो है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री हम निकालते हैं, 82.5 डिग्री ऐसे लिखते हैं, 82.5 डिग्री पर स्थित है। भारत कितना पर? 82.5 डिग्री पर स्थित है। तो हमको निकालना है कि लंदन का समय जो है, लंदन का समय से जो है और भारत का समय जो है कितना आगे है या पीछे है, क्या है, इसके बारे में। तो भारत जो है कहाँ स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमको पता है, यहाँ चल गया कि पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। कैसे निकाले? यहाँ पे निकाल चुके हैं। 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 4 मिनट। तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 82.5 डिग्री पर स्थित है, 4 से आप गुना कर दीजिए। कितना निकलेगा? यह हो जाएगा 330। इसको गुना कीजिए 330 मिनट। कितना हो जाएगा? 330 मिनट। 330 मिनट मतलब लंदन के समय से और लंदन के समय से जो है और भारतीय समय कितना है? 330 मिनट। इसको घंटा में चेंज कर लीजिए, 60 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट होगा। कितना होगा? 5 घंटा 30 मिनट। ये 5 घंटा 30 मिनट जो है वह हमेशा क्या होगा? मतलब लंदन के समय ग्रीनविच समय से हमारा भारतीय समय कितना है? 5.5 घंटा क्या है? आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि अभी बता रहे थे कि ये जो ग्रीनविच जो है वह इस रेखा से 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा जो है, ये वाली रेखा, इस रेखा से इधर वाला जो है पूरब है। तो पूर्वी भाग का समय जो है वह क्या होता है?
आगे होता है। क्या होता है? आगे होता है। मतलब ये 4 मिनट, जितना भी 4 मिनट आया, 5 मिनट आया, पूर्वी वाला पूरब वाला का समय क्या होता है? आगे होता है। इधर वाला का पीछे होता है। क्या होता है? इधर वाला का पीछे, इधर वाला का आगे। तो जितना भी पूर्वी देश होगा उसका समय क्या आगे होगा। तो भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पे है? पूर्वी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। इसलिए क्या होगा? 5.5 घंटा। लंदन के समय और भारत के समय में कितना का अंतर है? 5.5 घंटा। मतलब लंदन में अगर मान लीजिए लंदन में अगर 12 बज रहा है अभी, तो भारत में कितना बजेगा? तो उससे 5.5 घंटा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, जितना भी आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं भारत के समय और लंदन के समय में इतना अंतर है। एक अब देखिए थोड़ा सा और इसके आगे हम लोग समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये जो रेखा है, जो कर्व, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के अलावा और भी जो मेन कुछ रेखाएं हैं, जिसका जो प्रमुख है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर है और 181 अक्षांश रेखा है, लेकिन सबको हमको याद नहीं करना है। कुछ रेखा जो है वो अपने मेन नाम से जानी जाती है, प्रमुख है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमको पता है पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। ये पता हो गया, यानी इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। इसे गया है तो अक्षांश रेखा, इसको बोलेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलेंगे। अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी, ऊपर वाला है तो उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। अभी यहाँ लिखा है ऊपर वाला, ऐसे क्या कहलाएगा? उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, साइड वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है। तो 23.5 डिग्री जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। अभी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको यहाँ हो जा रहा है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तर में है तो नीचे हो जाएगा, विषुवत रेखा के नीचे है तो दक्षिण है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। और एक और देखिए ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोला जाता है आर्कटिक रेखा। क्या? कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। अच्छा, अब इसको 90 डिग्री बोल सकते हैं। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलेंगे क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इसके बारे में यहाँ लिखते हैं, इधर वाला का क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इधर 90 डिग्री ऊपर है तो क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। देखिए इन सब रेखाओं को हम लोग को ज़्यादा याद करना है। इसमें पूरी, अब ऐसा नहीं है कि पूरा हमको 360 को 181 की सबका नाम याद रखना है। मेन जो है इन्हीं सब रेखा है, इनको केवल मालूम रखना है। बीच वाला को बोलेंगे विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री है उत्तर में तो उसको बोलेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी में है तो उसको बोलेंगे मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी है तो उसको बोलेंगे आर्कटिक। और 66.5 डिग्री नीचे है तो उसको बोलेंगे अंटार्कटिक। और सबसे ऊपर वाला 90 डिग्री यानी सीधा है तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। इन सब रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये सब जितनी भी रेखाएं हैं पृथ्वी के ऊपर नहीं खींचा गया, ग्लोब के ऊपर खींचा गया। किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। इसके बारे में हम लोग कह चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। ये जो है हमारा जो सूर्य जो है वो हमारा सूर्य जो है हमेशा कर्क रेखा, सूर्य जो है वो कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के बीच में ही रहता है। सूर्य कहाँ रहता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा। सूर्य जो है हमेशा कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में ही गति करता है। इसके अलावा इधर सूर्य का प्रकाश यानी इधर नहीं जाता, उतना क्या आता है? कम जाता है। जैसे जैसे जो है विषुवत रेखा से दूरी बनाएगा, जैसे मैंने बीच वाला क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर सूर्य जाएगा, विषुवत रेखा से जैसे जैसे मतलब ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो इधर क्या होगा? सूर्य जो है हमेशा बीचे बीच रहेगा। तो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र जो है, विषुवत रेखा वाला क्षेत्र में बहुत अधिक गर्मी पड़ता है। क्या पड़ता है? गर्मी। क्योंकि सूर्य जो है हमेशा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में रहता है। तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, यानी विषुवत रेखा पर जो है सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। विषुवत रेखा पर क्या करता है? सबसे अधिक गर्मी। और सबसे देखिए जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूरी बनाता जाएंगे क्या होगा? गर्मी कम पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उधर नहीं पड़ता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण जो है वो लंबवत पड़ती है, सीधे पड़ती है, जिस कारण जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है बहुत ही क्या होता है? गर्म होता है। और ध्रुव क्या होता है? दोनों ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों पर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है।
जिस कारण से दोनों ध्रुव जो है वो बहुत क्या होता है, ठंडी होता है। क्या होता है, बहुत ठंडी होता है। अब जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के नज़दीक जितने भी देश आएंगे सब क्या होगा, ठंडे देश होंगे, ठंडा एरिया होगा। और विषुवत रेखा वाला देश क्या होगा, पूरा जगह क्या होगा, पूरा गर्म होगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग क्या, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग क्या होगा पूरी तरह पढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।